हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम फीवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर बात करें हम शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, तो इससे पहले जो शिक्षा के बारे में जो सुधार हुए थे, तो वो हुए थे एक एनसीएफ 2005 आपने पढ़ा होगा, जो कि 2000 सन में जो पाठ्यचर्या की रूपरेखा थी उसका एक सुधारित या फिर संशोधित रूप था एनसीएफ 2005, यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा थी 2005। उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में एक नया अधिनियम आया, वो था शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, या इसे इंग्लिश में कहिए राइट टू एजुकेशन एक्ट आरटीई 2009। तो इसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, इसके उद्देश्य क्या हैं और इसमें किस किस ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या जिम्मेदारियां दी गई हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियोज मिलते रहेंगे। और आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। अभी देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इसके बारे में कुछ बातें हैं। संसद में 4 अगस्त 2009 को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा कौन सी क्लास में होती है, कक्षा 1 से कक्षा 8 तक, को उनका मौलिक अधिकार बना दिया गया। तो सन 2009 में 4 अगस्त को जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे थे, जिन्हें कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक की शिक्षा दी जानी होती है, वह उनका मौलिक अधिकार बन गया था। और 86वें 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के भाग 3 में एक नए अनुच्छेद 21A को समाविष्ट किया गया। अभी ये जो भाग 3 में जो अनुच्छेद 21A है, जो मौलिक अधिकार बनाया गया है, क्योंकि मौलिक अधिकार जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है, तो उन्हीं में से एक है ये शिक्षा का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 21A को समाविष्ट किया गया था 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम प्रभावी बन गया और 1 अप्रैल 2010 से यह अधिनियम पूरे देश में लागू हो चुका है। तो इस अधिनियम के अंतर्गत क्या हो गया था कि जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे थे, जो प्रारंभिक शिक्षा है क्लास 1 टू क्लास 8, अब उनका यह मौलिक अधिकार बन गया था। कोई भी उन्हें नहीं रोक सकता है इस शिक्षा को लेने से। तो इस अधिनियम में क्या है, यह देखिए कि यदि कोई बच्चा 6 वर्ष तक की आयु में प्रथम कक्षा में प्रवेश नहीं ले पाता है, तो उसे बाद में उसकी आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा और उसे कक्षा के स्तर तक लाने के लिए अतिरिक्त अध्ययन व प्रशिक्षण की सुविधाएं दी जाएंगी। तो इसमें क्या है, जैसे कि कोई बच्चा है जो कि एडमिशन लेने में लेट हो जाता है और 6 वर्ष तक की आयु को वह प्रथम कक्षा में प्रवेश नहीं ले पाता है, तो बाद में क्या होगा, उसकी जो आयु होगी, जो एज होगी, उसके हिसाब से उसे उसी क्लास में एडमिशन दिया जाएगा और उस लेवल तक लाने के लिए उसे एक्स्ट्रा पढ़ाया जाएगा और उसे यह सुविधाएं दी जाएंगी। किसी भी बच्चे को प्रवेश देने से मना नहीं किया जाएगा और किसी भी बच्चे को किसी भी कारण से विद्यालय से नहीं निकाला जाएगा। किसी भी बच्चे को 8वीं कक्षा तक अनुत्तीर्ण नहीं किया जाएगा। तो ये सभी बातें थीं जो कि उस अधिनियम के अंतर्गत आ रही थीं, जो अधिनियम 2010 में पूरी तरह से लागू हुआ था। अब इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जो स्थानीय सरकार, विद्यालय और जो गार्जियंस थे, अभिभावक, उनके क्या क्या दायित्व फिक्स किए गए थे। तो पहला है केंद्र सरकार का दायित्व। तो केंद्र सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय शिक्षा प्राधिकरण, यानी कि एजुकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का ढांचा तैयार करेगा और शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मानदंड भी तय किए जाएंगे। तो अभी इसमें क्या है कि केंद्र सरकार को निर्देश दिया गया था कि एक जो अथॉरिटी है, एजुकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय शिक्षा प्राधिकरण, वह गठित की जाएगी और वह जो पाठ्यक्रम है उसका ढांचा तैयार करेगी और जो शिक्षक लोग होते हैं, टीचर्स, इनके प्रशिक्षण के लिए भी मानदंड तय किए जाएंगे। शिक्षा में नवाचार यानी कि इनोवेशंस, रिसर्च और प्लानिंग आदि के लिए राज्य सरकारों को केंद्र सरकार तकनीकी सहायता व अन्य संसाधन उपलब्ध कराएगी। कुल खर्च का 65% केंद्र सरकार और 35% राज्य सरकारें वहन करेंगी। तो यह शिक्षा के मामले में यह चीज़ें फिक्स कर दी गई थी कि अभी जो खर्चा होगा उसका कुल खर्च का 65% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और जो 35% है वह राज्य सरकारें उस खर्चे को उठाएंगी। अगला है राज्य सरकारें व स्थानीय सरकारों के लिए निर्देश। तो 6 से 14 वर्ष तक के जो प्रत्येक बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा विद्यालयों में सुनिश्चित करेगी कोठारी कमीशन, जो कि 1964 और 65 उसकी सिफारिश के अनुसार 1 किलोमीटर की सीमा में प्राथमिक विद्यालय और 3 किलोमीटर की सीमा में माध्यमिक विद्यालय उपलब्ध कराएंगी।
विद्यालय में कमरे, शिक्षक व अन्य ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। ये सब काम किसके हैं? राज्य सरकारों के। जो कोठारी आयोग की सिफारिश थी, कोठारी कमीशन की, तो उसके अनुसार क्या था कि राज्य सरकारें प्रत्येक गांव में या प्रत्येक ऐसी जगह पर 1 किलोमीटर के एरिया के अंदर प्राथमिक विद्यालय और 3 किलोमीटर की सीमा में जो माध्यमिक विद्यालय वह उपलब्ध करवाएंगे। और विद्यालय में कमरे, टीचर और बहुत सारी जो सुविधाएं होती हैं उन सब की व्यवस्था भी राज्य सरकारें और स्थानीय सरकारें कराएंगी। अगला दायित्व जो निर्धारित किया है वो है विद्यालयों का, कि सरकारी विद्यालय तो निःशुल्क शिक्षा देंगे ही, प्राइवेट और पब्लिक विद्यालय भी 25% सीटों पर निर्धन अभिभावकों के बच्चों को प्रवेश देंगे। यदि वे स्कूल निर्धन अभिभावकों से कोई चंदा या दान लेंगे तो पहली बार इन पर 25,000 व इसके बाद हर बार 50,000 का आर्थिक दंड सरकार लगा देगी। तो इस तरह से अब आप जान गए होंगे कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके ऊपर भी इस एक्ट ने कुछ कंडीशंस लगाए हैं। सरकारी स्कूल का तो पता है कि सभी निःशुल्क शिक्षा देंगे, जो कि सरकार का आदेश है। उसके अलावा जो आसपास प्राइवेट और पब्लिक स्कूल होते हैं वह भी 25% जो सीटें होती हैं टोटल सीटों की, उन पर जो गरीब माता पिता हैं उनके बच्चों को प्रवेश देंगे। और वे स्कूल इन सभी जो गार्जियंस हैं इनसे कोई भी चंदा या दान नहीं ले पाएंगे। अगर लेते हैं तो पहली बार उन्हें 25,000 रुपये का दंड लगेगा और उसके बाद हर बार 50,000 रुपये का आर्थिक दंड सरकार लगा देगी। अभी जो दायित्व है वो है गार्जियंस का, अभिभावकों का, कि प्रत्येक अभिभावक को अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को विद्यालय में भेजना होगा, क्योंकि अभी यह उनका मौलिक अधिकार है और उन्हें ये सुविधा दी जानी चाहिए। अगला है कि विद्यालयों के कामकाज की निगरानी। इस एक्ट के अंदर यह सबसे अच्छी बात है कि विद्यालयों में कामकाज की निगरानी के लिए प्रत्येक विद्यालय में एक कार्यशाला प्रबंधन समिति बनाई जाएगी और इस समिति में स्थानीय सरकार का चुना हुआ प्रतिनिधि, शिक्षक व अभिभावक शामिल होंगे। अभिभावकों में निर्धन अभिभावकों को भी समानुपातिक प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। तो इस अधिनियम के अंतर्गत क्या दिया गया कि जो प्रत्येक विद्यालय है वह काम कर रहा है, पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है, तो इन सब चीज़ों की निगरानी के लिए एक कार्यशाला प्रबंधन समिति बनाई जाएगी। और उस समिति में कौन कौन सदस्य होंगे? एक तो वहाँ की जो स्थानीय सरकार होगी उसका कोई एक रिप्रेजेंटेटिव यानी कि प्रतिनिधि होगा, शिक्षक और अभिभावक, जो बच्चे पढ़ते हैं उस स्कूल में उनके अभिभावक भी शामिल होंगे। और अभिभावकों में यदि कोई निर्धन है तो कोई भी उनमें भेदभाव नहीं किया जाएगा और उन्हें बराबर का प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। अब इसके अलावा इस अधिनियम के अंतर्गत ये जो RTE 2009 था, इसके अंतर्गत शिक्षण के स्तर को सुधारने के क्या क्या उपाय किए गए हैं वो देखिए। जैसे है कि राष्ट्रीय शिक्षा प्राधिकरण, जो भारतीय सरकार ने जो एक अथॉरिटी बनाई थी, जो है राष्ट्रीय शिक्षा प्राधिकरण, वह शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण करेगा। और पहले से सेवारत शिक्षक यदि अप्रशिक्षित होगा तो उसे 5 साल के अंदर अंदर शिक्षक प्रशिक्षण लेना होगा, जो कि आजकल चलता है, आपने देखा होगा, जिसके कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, TET यानी कि टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो यह उसी का एक एलिजिबिलिटी एक क्राइटेरिया है कि शिक्षक को कैसे माना जाएगा कि वह पढ़ाने योग्य है। तो यह जो टेस्ट है शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि TET, तो इसीलिए आजकल CTET या फिर कोई स्टेट TET, जिसे कि एक योग्यता माना गया है, जिसे एक कंपलसरी कर दिया गया है, इसीलिए कि वह टीचर प्रशिक्षण या प्रशिक्षित है या नहीं है। तो TET जो लोग पास होते हैं उन्हें सरकार के द्वारा एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि वह अभी प्रशिक्षित हैं, पढ़ाने योग्य हैं। अगला है कि शिक्षकों को नियमित रूप से विद्यालय आना होगा, पूरा पाठ्यक्रम पढ़ाना होगा और छात्रों का मूल्यांकन करना होगा और अभिभावकों से निरंतर संपर्क रखना होगा। जैसा कि अक्सर जो पब्लिक स्कूल और प्राइवेट स्कूल के जो टीचर्स या फिर जो वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं जो करते हैं कि बस डेली स्कूल में टीचर्स का आना, उन्हें पूरा पढ़ाना और उसके बाद जो गार्जियंस लोग हैं उन्हें बुला करके बताना और उनके रिजल्ट्स निकालना। तो ये सभी काम अभी जो सरकारी स्कूल हैं जो कि यह काम नहीं करते थे उस समय, तो उन सभी के लिए ये सभी कंडीशंस रखे गए थे कि ये सभी काम उन्हें भी अब करने हैं। और शिक्षकों से निरंतर संपर्क रखना होगा। अगला है शिक्षकों को जनगणना, आपदा प्रबंधन व चुनाव ड्यूटी के अलावा किसी अन्य गैर शैक्षिक कार्य में नहीं लगाया जाएगा। तो ओनली किन कामों में लगाया जा सकता है टीचर्स को? एक तो जनगणना होगी उसमें, और आपदा प्रबंधन, जैसे कि उस एरिया में कोई ऐसी आपदा आती है तो वहाँ पर मैनेजमेंट वगैरह करना है तो उसके लिए भेजते हैं। और चुनाव के समय जो ड्यूटी लगती है उसके अलावा किसी और शैक्षिक कार्य में या गैर शैक्षिक कार्य में नहीं लगाया जाएगा।
और इस अधिनियम के अंतर्गत पाठ्यक्रम का निर्माण और मूल्यांकन पद्धति का निर्धारण के बारे में भी कुछ बातें कही हैं कि केंद्र सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय शिक्षा प्राधिकरण राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्यक्रम का निर्माण करेगा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पद्धति अपनाई जाएगी और 8वीं कक्षा तक किसी भी छात्र को फेल नहीं किया जाएगा। ये जो मुख्य बातें थीं वो कही गई हैं। एक तो क्या है कि जो अथॉरिटी थी, एजुकेशन अथॉरिटी यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा प्राधिकरण, वह पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्यक्रम का निर्माण करेगी और जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो कि आपने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, वही पद्धति अपनाई जाएगी और 8वीं कक्षा तक किसी भी छात्र को फेल नहीं किया जाएगा। तो ये था राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अंतर्गत जो बातें कही जा रही हैं। अगला है इस एक्ट में कि विद्यालयों से संबंधित शिकायतों का निवारण। तो बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय या राज्य बाल अधिकार आयोग शिकायतों की जांच करेगा। संबंधित स्थानीय निकायों को भी शिकायतों पर सुनवाई करने का अधिकार होगा। तो जो बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 है, उसके अंतर्गत एक जो आयोग गठित हुआ है, राष्ट्रीय या राज्य बाल अधिकार आयोग, तो वह जो बच्चे शिकायत करेंगे उन शिकायतों की जांच करेगा, या फिर इसके अलावा जो संबंधित जो स्थानीय निकाय होते हैं वह भी शिकायतों पर सुनवाई कर सकते हैं। और राष्ट्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद का गठन एवं कार्य। जो प्रस्तावित राष्ट्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद है उसका गठन केंद्र सरकार करेगी और इस परिषद में प्रारंभिक शिक्षा और बाल विकास के क्षेत्र में व्यावहारिक ज्ञान का अनुभव रखने वाले विशेषज्ञों को रखा जाएगा। इस परिषद में प्रारंभिक शिक्षा और बाल विकास के क्षेत्र में व्यावहारिक ज्ञान व अनुभव रखने वाले विशेषज्ञों को रखा जाएगा और इस परिषद का कार्य इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए केंद्र सरकार को परामर्श देना होगा। तो क्या होगा, एक जो परिषद है राष्ट्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद, इसका गठन किया जाएगा और इसके जो कार्य हैं वो आगे बढ़ाए जाएंगे। तो इसका गठन कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी। और इस परिषद में जो प्रारंभिक शिक्षा और जो बाल विकास हैं इसके क्षेत्र में जो टीचर्स हैं, जो इनका अनुभव है और जो ज्ञान रखते हैं, उन विशेषज्ञों को इस परिषद में रखा जाएगा। और इस परिषद में जो प्रारंभिक शिक्षा और बाल विकास है इसके क्षेत्र में जो ज्ञान रखने वाले जो भी लोग हैं उन लोगों को इसमें शामिल करके और इस परिषद का जो कार्य है किस अधिनियम के प्रावधानों को, जो इस राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, उसकी जो भी बातें हैं उन सभी बातों को सभी स्कूलों में या विद्यालयों में कानूनी रूप से और प्रभावी रूप से लागू करना और लागू करने के लिए जो केंद्र सरकार है इसको परामर्श देना, ये सभी काम किए जाएंगे। अभी ये जो अधिनियम है इसका उद्देश्य क्या है? एक तो है प्रारंभिक, दूसरा अधिगम के न्यून स्तर की प्राप्ति होना, प्रारंभिक शिक्षा में अपव्यय व अवरोधन को रोकना। जो प्रारंभिक शिक्षा होती है उसमें जो अपव्यय होता है और जो अवरोधन है, रुकावट है, उसको रोकना। शिक्षण व प्रशिक्षण में गुणवत्ता लाना, जो पढ़ाया जाता है तो पढ़ाने की जो एक तरीका है, जो ट्रेनिंग है, उसमें गुणवत्ता लाना। शिक्षकों की जवाबदेही तय करना। इससे पहले क्या था कि शिक्षकों को कोई मतलब नहीं था, वह पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, कॉलेज स्कूल आना है और चले जाना। लेकिन इसके बाद कुछ समितियों का गठन किया गया और जो कुछ नए नियम लाए गए, इसके द्वारा शिक्षक हैं उनको भी अब जवाब देना पड़ता है, जवाबदेही तय की गई। प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्तियाँ, क्योंकि उसके बाद जो शर्तें डाली गई कि वह टीचर ट्रेंड है या नहीं है, टीटी, ये सब जो कंडीशंस जब डाली गई तो जो टीचर हैं वह प्रशिक्षित होने चाहिए, इस बात की एक कन्फर्मेशन हो गया। और विद्यालयों के कामकाज की निगरानी रखी जाने लगी, क्योंकि स्थानीय निकाय और जो समिति बनाई गई थी वह अब देख सकते थे कि विद्यालय क्या काम कर रहे हैं। और पाठ्यक्रम में नवाचार यानी कि इनोवेशंस बारे में बात होने लगी। अभिभावकों में जागृति और जिम्मेदारी उत्पन्न करना। जो गार्जियंस थे वह लोग सिर्फ अभी तक स्कूल भेजने के बाद कुछ नहीं देखते थे, लेकिन अब उसके बाद उन्हें भी उन समितियों में शामिल होना, उसका प्रतिनिधित्व करना और टीचर्स के साथ संपर्क रखना, ये सभी बातें कही गई। तो इससे अभिभावकों में जागृति और जिम्मेदारी की भावना उत्पन्न हुई। और निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक। जो निजी स्कूल हैं जो सिर्फ पैसे लेके पढ़ाना या फिर अपने हिसाब से जो काम कर रहे थे, उन लोगों के ऊपर भी मनमानी पर रोक लगाई गई। 25% सीटें हैं वह गरीब लोगों के लिए रिजर्व रखी गई। और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पद्धति अपनाना और शिक्षा में तकनीकी का अधिकतम प्रयोग करना। तो ये सब बातें हैं जो कि
जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, इसका उद्देश्य था इन सभी उद्देश्यों को प्राप्त करना। इस अधिनियम का मुख्य एक टारगेट था, या जो इसको बनाने का जो एक मतलब था वो यही था कि इन सभी उद्देश्यों को प्राप्त किया जाए। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, जिसके बारे में आपने अभी जानकारी हुई कि यह कैसे कैसे प्रभावी ढंग से लागू हुआ और इसमें किन किन बातों के ऊपर जोर दिया गया है। यह CTET और स्टेट TET जो भी पढ़ाए जाते हैं उनका एक अच्छा टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसमें से भी प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। और इसके से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसके बारे में मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर अपलोड करूँगा, जिससे कि आपको मालूम चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने जो फ्रेंड्स लोग हैं उनको भी यह शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी इसकी जानकारी मिल सके। और आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और उसके पास में जो बेल आइकन है उसको क्लिक ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि आपको जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशंस ऑटोमेटिक मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।